हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि सुबह के 8 बजे जो क्लास आती है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे जो क्लास आती है उसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के सिलेबस को। आप लोग जो भी चैनल में नए आए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। उस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल का जो प्रेस बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब क्लास अपलोड होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर नेटवर्क इशू रहने के कारण क्लास में अगर अपलोड होने में 10-15 मिनट का टाइम इधर उधर होता भी है तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा, जिससे आपको क्लास को देखने में हेल्पफुल रहेगा। और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग को जो क्लासेस प्रोवाइड किए जा रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके जो लाइक्स और आपके जो कमेंट्स हैं यही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को और बेहतर ढंग से लेकर आ सकूँ। और रही बात आप लोग लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए लाइक देखने से क्या होता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आप तक पहुंच रही है, आप उसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे भी आप लोग मेरे बात को भी ध्यान देकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक प्रक्रियाएं, यानी जो सोशल प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब हुआ कि हम लोग जो समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, सोसाइटी के अंतर्गत रह रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत कुछ करते हैं समाज में। जैसे मान लीजिए कंपटीशन भी हम लोग का है, प्रतिस्पर्धा है, उसके बाद संघर्ष है, आत्मसातकरण है, व्यवस्थापन है, सहयोग हम लोग करते हैं। तो वो सभी चीज़ क्या है, एकीकरण क्या है, तो इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा ही हम लोग आज को क्लास में डिस्कस करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर आप लोग देखिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि निम्न में से कौन सा सहयोग का प्रकार जी.सी. होमन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, तो वे कौन सा प्रयोग नहीं प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो अप्रत्यक्ष को। अप्रत्यक्ष सहयोग का प्रकार जी.सी. होमन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि होमन्स द्वारा सहयोग के प्रकार में स्वतः स्फूर्ति, समझौते पर आधारित एवं निर्देशित रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक थ्योरी और एमसीक्यू दोनों वे में क्वेश्चन जो है वो सिलेबस को प्रोवाइड किया जाए, तो उसी हिसाब से हम लोग अल्टरनेट दे करके क्लासेस को अपना करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सहयोग संघर्ष सातत्य की अवधारणा किनके द्वारा की दी गई है, तो रॉबर्ट पार्क जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है, तो ये कौन सा उपागम हो जाएगा, संघर्ष उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविक व्यवस्था। ठीक है, और सूची 2 में दिया गया है एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन और तनाव नियंत्रण। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था यानी एकीकरण की बात करता है, सांस्कृतिक व्यवस्था तनाव नियंत्रण, व्यक्तित्व व्यवस्था लक्ष्य प्राप्ति और जैविक व्यवस्था अनुकूलन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव नियंत्रण जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसे किनके द्वारा स्वीकार किया गया है, तो टालकट पार्सेस जी के द्वारा। इनका जो एजिल मॉडल है ये इसी पर ही आधारित है। एजिल मतलब हो गया आपका, हम लोगों में पढ़ा है ना, आप लोगों ने जो भी नोट्स से जुड़े हुए होंगे पेड क्लास से, उनको मैं नोट्स जो प्रोवाइड की हूँ उसमें एजिल मॉडल के बारे में भी बताई हूँ, आपको यूट्यूब में भी बताया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उसको फॉलो करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो देखिए एजिल मॉडल ये किनके दिया गया है, तो टालकट पार्सन्स जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें ए फॉर एडोप्टेशन, जी फॉर गोल अटेनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन और
एल फॉर हो गया लेटेंसी, यानी अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव नियंत्रण। इसके संदर्भ में कौन बात करते हैं? तो टालकट पार्सन्स जी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? तो सात्मीकरण के लिए आपका आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवर्तन एवं संचार के उन्नत साधन, ये सभी सहायता होते हैं। सात्मीकरण की जो प्रक्रिया है इसका प्रयोग सर्वप्रथम पार्क और बर्गेस ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंसेस ऑफ सोसाइटी 1921 में इसके संदर्भ में विचार किया है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो सहयोगी प्रक्रिया के प्रकार कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, समायोजन, अनुकूलन तथा सात्मीकरण सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, जबकि जो प्रतियोगिता है ये प्रतिकूलन तथा संघर्ष असहयोगी प्रक्रिया। तो ये सहयोगी प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि सहयोग कर रहे हैं, आप किसी के साथ समायोजन कर रहे हैं, किसी के साथ अनुकूलन करते, ये सब सात्मीकरण कर रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव वे में हम इसको देख रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रतियोगिता हो गया, प्रतिकूलन हो गया, संघर्ष हो गया, ये सब असहयोग, समाज के अंतर्गत ये सब में कोई सहयोग नहीं होता है। ये सब नेगेटिव थिंकिंग के तौर पे भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सहयोगी प्रक्रिया है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन और सात्मीकरण। तो आपका सहयोग हो जाएगा, साथ में सहयोगी प्रक्रिया बोलता है, सहयोग हो जाएगा, उसके बाद अनुकूलन हो जाएगा और सात्मीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, असहयोगी। तो सहयोगी कौन कौन सा हो जाएगा आपका? असहयोगी नहीं है तो साथ आत्मसातकरण, ये पॉजिटिव वे में है, इसलिए ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों के केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किया गया था। इनके द्वारा? तो इब्न खालदून जी के द्वारा। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और आसीन समाजों की केंद्रीय विशेषताओं को समझने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहगामी प्रक्रिया नहीं है? तो प्रतिकूलता। ठीक है, ये सहगामी प्रक्रिया नहीं है, यह संघर्ष का एक रूप है। इससे घृणा, असहमति, विमुखता का भाव प्रकट होता है। यह असहभागी या पृथककारी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। इससे सामाजिक विघटन बढ़ता है। और इसके विपरीत आपका सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण, ये सब क्या है? सहगामी प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सहयोग का जो सर्वप्रथम व्याख्या है ये जी विको द्वारा किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? जी विको जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा जा रहा है कि समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण प्रकार है किसके? तो ये सभी हैं सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं वे तरीके हैं जिससे व्यक्ति और समूह परस्पर क्रिया करते हैं। गिन्सबर्ग जी के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाएं का अर्थ होता है सहयोग और संघर्ष करना। सामाजिक भेदभाव और एकीकरण, विकास, गिरफ्तारी, ये सभी इन व्यक्तियों के बीच बातचीत के एक विभिन्न तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वो रूपांतरित हो जाती है किसमें? तो संघर्ष में। देखिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि जब कोई समाज के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समूह में रहते हैं और सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं, तब वो स्थिति प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब इन सीमित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए कोई नियम का उल्लंघन कर देता है और हिंसा का सहारा ले लेता है, तो वह जो प्रतिस्पर्धा है ना, वो आगे चल के किसका रूप ले लेती है? तो वो संघर्ष में चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? तो सामाजिक प्रक्रिया कौन सा हो जाएगा? संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि डैश सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है। तो वो कौन सा हो जाएगा? संघर्ष। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है। समायोजन का स्वरूप यानी हम समझौता कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं, सहनशीलता कर, लेकिन ये जो झगड़ा है ये समायोजन का स्वरूप नहीं है, जबकि जो समझौता, मध्यस्थता ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक क्या है। तो सात्मीकरण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। एक संस्कृति, मान लीजिए किसी का संस्कृति है जो कि अपने से भिन्न दूसरे किसी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? आत्मसात्मीकरण। यानी दूसरे की जो संस्कृति है उसको हम अपने अंदर ले रहे हैं और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरे की जो संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। सात्वीकरण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, समितियों, परंपराओं, भावनाओं और दृष्टिकोण इस प्रकार लिया जाता है कि वह उन्हीं के संस्कृति के अंग हो जाते हैं। हम लोग होता है ना कि जैसे मान लीजिए जो चाय पीना या टाई बांधना ये सब क्या है? विदेशी संस्कृति के को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे फॉलो करते करते क्या हो जा रहा है? ये हमारा ही एक संस्कृति के अंतर्गत हो जा रहा है, हम लोग इसी को मानने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपने संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वो एक हो जाएं, तो उसको क्या कहा जाता है? आत्मसात्करण बोला जाता है। सात्मीकरण का अर्थ क्या होता है? तो सात्मीकरण का अर्थ आप समझ लीजिएगा कि एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर पूर्णतः समा जाना। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सात्मीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सात्मीकरण कहलाता है। क्वेश्चन को खाली आपको चेंज करके घुमा करके पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। तो क्या अंतर है? तो प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को अलग अलग। पृथक्करण मतलब छान रहे, हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा। ये सारा ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो संवेदनशीलता ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? सहगामी और असहगामी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सहगामी और असहगामी। सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्मीकरण ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सहगामी प्रक्रिया के अंतर्गत। जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन ये सब असहगामी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? एकीकरण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? क्या बोला जा रहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। तो ये जो कथन ये जॉर्ज सीमल जी का है। उनके अनुसार जब सामाजिक संघर्ष को अध्ययन कर उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया गया तो वे बताते हैं कि संघर्ष दो विपरीत स्थितियों के समाधान में सहयोगी होता है। ये एक प्रकार की एकता लाने का तरीका है। यह संघर्षरत दलों को एक ही समाप्ति द्वारा एकता लाता है। संघर्ष विरोधाभास में स्वयं तनाव को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो प्रतिस्पर्धा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये असहयोगी है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तो सामूहिक सौदेबाजी यह विधि, यह व्यवस्था है जिसके द्वारा जो नियोक्ताओं और सामूहिक रूप से जो संगठित कर्मचारी होते हैं प्रतिनिधियों के बीच समझौते के द्वारा वेतन कम करने की दशाओं तथा रोजगार के अन्य पहलुओं को निश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। तो हम किस रूप में संघर्ष को परिभाषित कर सकते हैं? तो एक चेतन प्रक्रिया के रूप में हम इसको
परिभाषित कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह सीमित साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। लेकिन जब वही प्रतिस्पर्धा में हिंसा के रूपों को हम लोग यूज करने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है? संघर्ष में चेंज हो जाता है। और संघर्ष एक क्या है चेतन प्रक्रिया होती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की बात की है। ठीक है, जब वर्ग चेतना की बात की है, वर्ग की चेतना मतलब उनके ब्रेन में ये चीज आया कि हाँ, ये जो फैक्ट्री है या फिर ये जो समाज है, इसमें उनके जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उनको इस हिसाब से उनकी जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो संघर्ष कर रहे, तो उसके अंदर चेतना आ रही है, कॉन्शियस माइंड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतना की वे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रक्रिया है? तो संघर्ष, हिंसा, आक्रमण और मुकाबला। इसमें संघर्ष जो है वो सामाजिक प्रक्रिया, नेगेटिव होते हुए भी वो क्या है कि सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? संघर्ष कहलाती है। व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है, इसलिए मैक्स वेबर ने व्यक्ति प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शांतिपूर्ण व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है। संघर्ष जो होता है कोई विशेष उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष व्यक्ति संपर्क होता है, उसके अंतर्गत अस्थिरता रहती है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, सांस्कृतिक का ह्रास भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो निरंतर प्रक्रिया। संघर्ष आपको कोई भी चीज का लेकर आपको निरंतर नहीं मिलेगा, वो एक अस्थिर है कि जिस समस्या के लिए संघर्ष किया जा रहा है वो समस्या जब सॉल्व हो जाता है वो संघर्ष भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न किसने व्यवस्था को विरोधी सहयोग कहा है? व्यवस्थापन को क्या कहा है? विरोधी सहयोग। एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री विलियम ग्राहम समनर का नाम प्रमुख रूप से हम लोग फोकवेस जनरीति के लिए जानते हैं। ठीक है, वो ये जो एल विश्वविद्यालय था उसमें वह समाजशास्त्र विभाग के स्थापना का उनको श्रेय भी दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत की। उन्होंने व्यवस्थापन को क्या कहा है? विरोधी सहयोग। ये जो बॉक्स है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत देखिए आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट डाटा निकल के आ रहे हैं। पहला तो क्या हो गया कि अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम ग्राहम समनर, इनको मेन रूप से किस लिए जाना जाता है? तो जनरीति फोकवेस के लिए जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? समाजशास्त्र का बाइबिल भी बोला जाता है। ये किससे जुड़े थे? तो येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय भी समनर को जाता है। ठीक है, और समनर ही ऐसे व्यक्ति थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्यापन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्होंने साथ ही साथ व्यवस्थापन को क्या कहा है? विरोधी सहयोग भी कहा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक, जितने भी MCQ हो वो करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।